हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे थे। आंकलन और मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे थे। आंकलन और मूल्यांकन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि CCE है वो क्या है, CCE का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है और डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें CCE की। CCE की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये CCE की फुल फॉर्म होती है। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये किसने दिया था? जब भी एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात आती है तो हमेशा जो हमारा CBSE है वही एग्जामिनेशन में रिफॉर्म करता है। CBSE क्या हो गया? सेंट्रल बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये जो CCE का कॉन्सेप्ट है ये कब आया था? ये 2009 में आया था। 2009 में एक और एक्ट आया था, अगर आपको ध्यान हो। कौन सा एक्ट आया था? RTE एक्ट आया था। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कब आया था? 2009 में आया था। CBSE ने 2009 में क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक CCE है ये लागू किया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पहले कॉन्टिन्यूअस आएगा फिर कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, आप ध्यान रखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? CCE को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट होता था, उसमें रिटन टेस्ट होता था, लिखित परीक्षा होती थी जो साल में एक बार फाइनल एग्ज़ाम जो होते थे उसी के बेस पर पास या फिर फेल हमें घोषित कर दिया जाता था। जिस बच्चे के 33% मार्क्स आते थे वो पास हो गया और जिस बच्चे के 33% मार्क्स नहीं आए वो फेल हो गया। पहले बच्चे के एकेडमिक्स मतलब बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है उससे रिलेटेड उसी को ही सब कुछ माना जाता था। एकेडमिक्स पर फोकस किया जाता था। बच्चा अगर एकेडमिक्स में अच्छा है तो वो पास होगा और अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो पास नहीं होगा। और जब एक बार ही साल में एग्ज़ाम होगा तो उससे बच्चे में डर होगा, फियर होगा, फोबिया होगा एग्जामिनेशन को लेकर। बच्चा हमेशा उस एग्ज़ाम के स्ट्रेस में रहेगा। बच्चे को उस एग्ज़ाम के स्ट्रेस से बचाने के लिए, तनाव से बचाने के लिए CCE लाया गया। CCE की कुछ रिकमेंडेशंस थी। CCE है, इसकी बात 2009 में कही गई, लेकिन इससे पहले भी जो 2005 का NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 आया था, उसमें भी एग्जामिनेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी, लचीलेपन की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको आप कठोर मत रखिए, लचीला रखिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। तो उसके बाद CBSE ने 2009 में CCE का पैटर्न लेके आए थे एग्जामिनेशन सिस्टम में। जब शुरुआत में CCE आया था तो इसमें दो प्रकार का असेसमेंट किया जा रहा था, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा सबमेटिव असेसमेंट। देखिए, सबमेटिव असेसमेंट तो पहले से ही चला आ रहा था, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को और जोड़ दिया गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम रचनात्मक या रूपात्मक आंकलन कहेंगे, सबमेटिव असेसमेंट को हम योगात्मक कहेंगे। उसमें क्या क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट को जोड़ दिया गया, उसको जोड़ने के पीछे के रीज़न क्या थे? सबसे पहले तो हमें बच्चे में जो एग्जामिनेशन का फोबिया है उसको दूर करना है, एग्जामिनेशन का जो डर है उसको समाप्त करना है। बच्चा डरे ना। बच्चे का जो इवैल्यूएशन है आप एक टाइम नहीं करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन एक ही बार नहीं करेंगे, आप बच्चे का सतत मूल्यांकन कीजिए। देखिए, ये जो पहली टर्मिनोलॉजी है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो आप आंकलन कर रहे हैं, बच्चे का जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो सतत करिए, कंटिन्यूअस कीजिए।
इवेल्युएशन है वो कोई एक टाइम का कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं होती। ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट बनाइए इसे। क्या बनाइए? टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस हो रहा है उसका हमें क्या बनाना है? इंटीग्रल पार्ट बनाना है। उसी का एक पार्ट होता है, अलग से नहीं होता है। ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, मतलब जब से आपने इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया है, जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से लेकर, और जब आप पूरा पढ़ा चुके हैं तब तक बच्चे का असेसमेंट, बच्चे का इवेल्युएशन है वो होता रहेगा। असेसमेंट और इवेल्युएशन में कंफ्यूज मत होइएगा। जो इवेल्युएशन है, जो हमारा मूल्यांकन है, ये किसके बराबर होता है? इवेल्युएशन में मेजरमेंट प्लस असेसमेंट दोनों शामिल होते हैं। ये मैं आपको कल करवा चुकी हूँ। कल मैंने असेसमेंट, मेज़रमेंट और इवेल्युएशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जो मूल्यांकन है वो मेज़रमेंट और असेसमेंट है, उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होती है। मेज़रमेंट में क्या होता है? मापन होता है। ये एक क्वांटिटेटिव यूनिट होती है। जैसे आपको मार्क्स दे देना, आपको 90% मार्क्स आए हैं या आपको 60 मार्क्स आए हैं, ये आपका मेज़रमेंट हो गया। असेसमेंट होता है, ये कैसा होता है? ये क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। जब एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को दूसरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से कंपेयर किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? असेसमेंट होता है, आंकलन होता है। असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म होती है, ये एक नैरोवर टर्म होती है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? इवेल्युएशन बनता है। इवेल्युएशन करने के पीछे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के संपूर्ण विकास को देखना है। किसको देखना है? बच्चे के संपूर्ण विकास को फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चे का जो स्कोलास्टिक एरिया है, जो एकेडमिक्स है, उसी को फोकस नहीं करना है। यही है हमारा व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पर हम स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों एरिया का इवेल्युएशन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करेंगे। स्कोलास्टिक एरिया में आएंगे, जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, जो हमें सिलेबस में गिवन है, उनमें हमने कितना महारत हासिल किया, उसमें हमने कितनी मास्टरी हासिल की, वो तो हमारा स्कोलास्टिक एरिया आ जाएगा। को स्कोलास्टिक एरिया जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, कोई भी ऐसा काम जो एकेडमिक्स से हटके हमें स्कूल में करवाया जाता है, वो सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण विकास को ध्यान रखना है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना है। बच्चे का सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही ध्यान नहीं रखना है। व्यापक में दोनों आ जाएंगे, आपका स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों एरिया का हमें बच्चे का इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन है ये किसके लिए होता है? बच्चे में डर खत्म करना है, कॉन्टिन्यूस करना है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये संपूर्ण विकास पर ध्यान देना है। यहाँ पर बच्चे का जो अटेनमेंट लेवल है, बच्चों ने कितना सीखा और कौन से एरिया में कमी रही, उसको पता लगाना है। मतलब यहाँ पर बच्चे की कमियों के बारे में भी हम पता लगाएंगे, बच्चों की कमियों के बारे में, और दूसरा उन्होंने कितना अटेन कर लिया है, मतलब उनका अचीवमेंट कितना है, अचीवमेंट के बारे में भी हम पता लगाएंगे। किससे? इवेल्युएशन से। कमियों का हम पता लगाएंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को किसी एक एरिया में जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे थे, जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स थे, वो बच्चे ने अचीव नहीं किए। उसके पीछे कारण क्या है, कहाँ पर बच्चे की कमियां रही हैं, ताकि हम बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दे सके। अभी हम रेमेडियल टीचिंग पे आएंगे। यहाँ पर बच्चों की कमियों का पता लगाना है और बच्चे के अचीवमेंट का पता लगाना है कि बच्चे ने कहाँ तक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, वो बच्चे ने कहाँ तक अचीव किए हैं। ये भी हमें सीसीई में पता लगाना है। सीसीई में जब शुरुआत में आया था तो फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट 40% था और सबमेटिव का 60% था। लेकिन अगर एट प्रेजेंट का पूछता है, अगर स्टार्टिंग का पूछेगा तो आपको ये बताना है, लेकिन एट प्रेजेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो 20% होता है और सबमेटिव असेसमेंट है वो हमारा 80% होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को जो इंटरनल मार्क्स बोले जाते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के होते हैं और एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो हमारे सबमेटिव असेसमेंट के होते हैं। फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो सीसीई का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सीसीई है, सीबीएसई ने दिया, 2009 में दिया। बच्चों में जो एग्जामिनेशन का फोबिया है वो दूर करने के लिए, बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको असेस करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए हम बच्चे के स्कॉलस्टिक एरिया और जो उसका को स्कॉलस्टिक एरिया है दोनों को हमने इवेलुएट करना है। बच्चे का जो इवेलुएशन है वो साल भर चलता रहना चाहिए, जब बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तब से लेकर और आखिर तक बच्चे का जो इवेलुएशन है वो चलता रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इवेलुएशन का एक मेथड नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को पेपर पेंसिल टेस्ट से ही इवेलुएट नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए, जैसे उन्होंने फॉर्मेटिव असेसमेंट में उन्होंने कहा कि आप रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन का यूज कर सकते हैं, आप क्विज करवा सकते हैं, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एनेक्डोट रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं। इन सभी मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं बच्चों को असेस करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पेंसिल टेस्ट ही नहीं होता, आप डिफरेंट मेथड हैं वो बच्चे को असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सीसीई की रिकमेंडेशन थी। सीसीई की फुल फॉर्म भी आपको ज़रूर से याद रखनी है। अब सीसीई में हम जो इवेल्युएशन कर रहे हैं बच्चों का, जो असेसमेंट कर रहे हैं उसके टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट के कितने प्रकार होते हैं, मेनली हमें 4 प्रकार के असेसमेंट के बारे में जानना है। सबसे पहले जो असेसमेंट होता है वो हमारा होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। कौन सा होता है? प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्थानक या फिर निष्पत्ति या फिर स्थानक आंकलन। ये जो आंकलन होता है ये कब होता है? ये जब टीचर क्लासरूम में आकर ये जानना चाहता है कि बच्चों को पहले से कितना आता है, मतलब बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानने के लिए टीचर है वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्विज करवाता है या ऑब्जर्वेशन से तब वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चों को पहले से कितना आता है, मुझे अपना टीचिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू करना है। तो जो टीचर है वो क्या करता है? प्लेसमेंट असेसमेंट कर रहा होता है। प्लेसमेंट असेसमेंट है ये टीचर डिज़ाइन करता है। कौन डिज़ाइन करता है? टीचर डिज़ाइन करता है। इस असेसमेंट को डिज़ाइन करने में स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो बच्चे हैं उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगाने के लिए हम प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरे टाइप का असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं रूपात्मक या फिर रचनात्मक। रचनात्मक कहें या फिर रूपात्मक कहें, रचनात्मक आंकलन। रचनात्मक आंकलन होता है ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चल रहा होता है उसके दौरान ये जो आंकलन है वो होता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो बच्चों के अचीवमेंट लेवल को और बच्चों की जो कमियां हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चों की कहाँ पर कमियां रही हैं, बच्चों ने कितना अटेन किया है, उसके बारे में पता लगाने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। जो लर्निंग गैप्स कहाँ पर रह गए, लर्निंग गैप्स के बारे में पता लगाने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है वो कौन सा असेसमेंट किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये हमें फीडबैक देता है, ये हमें क्या देता है? पृष्ठ पोषण देता है। ये बच्चों की जो लर्निंग है उसके बारे में हमें पृष्ठ पोषण देता है कि बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चों को किस एरिया में कमी रह गई जहाँ पर हमें दोबारा से रीटीचिंग करवानी है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है? फीडबैक मिलती है। यहाँ पर जो फीडबैक मिलती है वो टीचर के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी भी फीडबैक मिलती है। जो टीचिंग स्टाइल है उसमें कमियों के बारे में पता चलता है। मान लीजिए टीचर ने क्लासरूम में आके एक टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर ने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में सभी बच्चे हैं वो फेल हो गए, किसी भी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इससे टीचर को ये पता लगेगा कि जो उन्होंने पढ़ाया है, जो उनका टीचिंग मेथड था, या तो उसमें कमी है या फिर उनके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल उन्होंने यूज किया वहाँ पर कमी है, वो अच्छे से बच्चों को नहीं समझा पाए। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम टीचिंग में है, यहाँ पर शिक्षण में प्रॉब्लम है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर है उसे अपने शिक्षण के बारे में भी
पता चलता है, अपनी कमियों के बारे में भी पता चलता है, और लर्नर ने कितना सीखा है, कहाँ पर लर्निंग गैप्स रहे हैं, वहाँ पर उसके बारे में भी टीचर है वो पता लगा सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यहाँ पर जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के चांस होते हैं, हम लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं रीटीचिंग करवाकर, दोबारा शिक्षण करवाकर, मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही मेथड नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं। किसी भी मेथड का टीचर है वो यूज कर सकता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है, वो बीच बीच में किसी बच्चे को उठाकर जो क्वेश्चन कर रहा है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है। यहाँ पर जो टीचर है वो अवलोकन से, अवलोकन से पता लगा सकता है। जो ऑब्जर्वेशन है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। या फिर वो क्या करवा सकता है, वो क्विज करवा सकता है, या फिर वो रेटिंग स्केल का यूज कर सकता है। किसका यूज कर सकता है, रेटिंग स्केल का यूज कर सकता है, या फिर वो पोर्टफोलियो का यूज कर सकता है, वो एनेक्डोट रिकॉर्ड्स का यूज कर सकता है, या फिर वो ग्रुप डिस्कशन करवा सकता है। क्या करवा सकता है, ग्रुप डिस्कशन करवा सकता है, या फिर ओरल क्वेश्चन कर सकता है। ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। देखिए, अवलोकन है, टीचर है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पर जो अचीवमेंट है, बच्चों की अचीवमेंट के बारे में पता लगाने के लिए टीचर है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता है कि बच्चों को कितना आया है। वो क्विज करवा सकता है, क्विज ग्रुप में भी करवाई जा सकती है, और सिंगल किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जो स्टूडेंट को पढ़ाया गया है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना आता है, उसके ज्ञान के बारे में जानने के लिए वो क्विज करवा सकता है। फिर उसके अलावा वो रेटिंग स्केल क्या होता है, पुअर से एक्सीलेंट। कई बार हमें रेटिंग स्केल देखने को मिलता होगा ना, जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमें एक रेटिंग स्केल दिया जाता है, या फिर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। तो इस तरह से रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा एनेक्डोट रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चे की किसी भी एक असाइनमेंट का, या फिर उसने कोई भी एक मॉडल बनाया है उसका एक सैंपल रख सकता है, बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए ग्रुप डिस्कशन करवा सकता है, समूह में डिस्कशन करवा सकता है। फिर वो ऑब्जर्वेशन से देख सकता है बच्चों ने कितना सीखा है, या फिर वो ओरल क्वेश्चन करके बच्चों के अटेनमेंट और जो उनके लर्निंग गैप्स हैं उनके बारे में पता लगा सकता है। ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको हमेशा अच्छा माना गया है सबमेटिव असेसमेंट से, क्योंकि यहाँ पर जो लर्निंग गैप्स हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम अच्छा कर सकते हैं, दोबारा से रीटीचिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं सबमेटिव असेसमेंट की, जिसको हम कहते हैं योगात्मक आंकलन। योगात्मक आंकलन जैसे हमें समझ में आ रहा है, जो ट्रेडिशनल रूप से चला आ रहा था वही हमारा योगात्मक आंकलन है। ये कब होता है, एंड ऑफ टर्म के आखिर में जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वही हमारे योगात्मक आंकलन होता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है ग्रेड्स देना, बच्चे को ग्रेड्स देना, बच्चे को पास या फेल बताना कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। यहाँ पर जजमेंट की दी जाती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जजमेंट दिया जाता है कि बच्चे ने इतना % है वो अचीव किया है। ये हमेशा टर्म के एंड में होता है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को सबमेटिव असेसमेंट से हमेशा अच्छा माना गया है। अब एक टाइप का असेसमेंट और बचता है हमारा, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जिसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं निदानात्मक आंकलन। निदानात्मक आंकलन है, ये बहुत ज़रूरी है। ये कब किया जाता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद, यहाँ पर जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तभी हम बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। इसमें हम बच्चे की जो कमियां हैं उसके बारे में पता लगाते हैं, बच्चे की लर्निंग गैप्स के बारे में पता लगाते हैं, बच्चे की कमियों के बारे में पता लगाते हैं।
असेसमेंट में हमेशा पता लगाया जाता है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसमें कहाँ कहाँ गैप रही हैं। जब हम उन कमियों का पता लगा लेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, पृष्ठ पोषण मिल गया, यहाँ पर हमें फीडबैक मिल गई, फिर हम अपने जो टीचिंग लर्निंग जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसको दोबारा से बना सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हम जो हमारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, हमारे टीचिंग और लर्निंग मेथड हैं उनको अलग कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि हमारे इस एरिया में कमी रही है, हम उसको चेंज करके दूसरे का यूज कर सकते हैं। और रेमेडियल टीचिंग है ये सभी बच्चों के लिए नहीं होती है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये करने के बाद हम बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देते हैं, हम उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। और जब भी हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे वो कब देंगे, वो निदानात्मक आंकलन के बाद करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हम बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देते हैं। और रेमेडियल टीचिंग है वो हर एक बच्चे को नहीं दी जाती है। जिन जिन बच्चों को जहाँ जहाँ पर भी कमी रही है, जहाँ जहाँ पर भी प्रॉब्लम रही है, हम उन कमियों को दूर करने के लिए रीटीचिंग करते हैं। तो जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी हम उन्हीं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ये जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है ये सभी के लिए नहीं होता है। जिन बच्चों की लर्निंग में गैप्स रही हैं उन्हीं बच्चों को हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। ये याद रखना, उपचारात्मक हमारा शिक्षण होता है और निदानात्मक परीक्षण होता है। जो डायग्नोस्टिक है ये तो टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, और जो रेमेडियल है ये हमारी टीचिंग होती है। आज मैंने आपको 4 टाइप के असेसमेंट के बारे में बताया। सबसे पहले जो असेसमेंट होता है वो प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। टीचर है वो बच्चों की पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगाना चाहता है, क्योंकि जब तक टीचर को पूर्व ज्ञान के बारे में नहीं पता होगा तब तक टीचर को ये समझ ही नहीं आएगा कि उसे अपनी जो टीचिंग है वो कहाँ से शुरू करनी है। मान लीजिए बच्चों को आता प्लस करना भी नहीं है और हम बच्चे को अलजेब्रा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगाना है कि बच्चों को पहले से कितना आता है, उसी को बेस बनाकर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो शुरू करना है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, शुरू होने के साथ साथ ही जो टीचर है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा होता है, बच्चों का रचनात्मक आंकलन कर रहा होता है। रचनात्मक आंकलन है वो ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन से भी हो सकता है, क्विज से भी हो सकता है, रेटिंग स्केल से भी हो सकता है, एनएक्डोट रिकॉर्ड से भी हो सकता है, पोर्टफोलियो से भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो बच्चे की लर्निंग गैप्स हैं और बच्चे का जो अटेनमेंट लेवल है उसको पता लगाने के लिए हम बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक अभिन्न हिस्सा होता है, अलग से नहीं होता है। ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। फिर उसके बाद हमने सबमेटिव असेसमेंट की बात करी। सबमेटिव असेसमेंट को हम योगात्मक आंकलन बोलते हैं, जो टर्म के एंड में होता है। जो हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो 80% मैंने बताया, 80 मार्क्स का बताया, वो हमारा सबमेटिव असेसमेंट है। यहाँ पर जजमेंट दी जाती है बच्चों को, यहाँ पर बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ना तो बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं और ना ही बच्चे को जजमेंट दी जाती है। हमें बच्चे की इवेल्युएशन जब भी हम कर रहे हैं तो हमें बच्चे को पास और फेल है वो नहीं बताना है कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। हमें ये पता लगाना है कि जब हमने टीचिंग शुरू करी थी तब हमने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव रखे थे, क्या वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे रिसीव हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो उसके पीछे कारण क्या हैं, और उन कारणों को दूर करके हमें बच्चे की लर्निंग को एनहेंस करना है। क्योंकि लर्निंग का जो मेन मोटो है वो होता है चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जब बच्चे ने पढ़ना सीखा था, पढ़ना शुरू किया था तो उसका व्यवहार क्या था, और जब बच्चे ने सीख लिया है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, यही हमारा लर्निंग है। लर्निंग है वो हमारी एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसीलिए जो असेसमेंट है वो भी हमारा सतत चलता रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसको हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण या फिर निदानात्मक आंकलन। इसमें हम बच्चे की जो कमियां हैं उसका पता लगाते हैं। उनकी कमियों को पता लगाने के लिए हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए टीचिंग मेथड्स को चेंज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करेंगे, चेंज करेंगे, या फिर हम उसके लिए हमारे जो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे उनको चेंज करेंगे, और फिर से बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देंगे। बच्चे को हम
उपचारात्मक शिक्षण देंगे और फिर से हम बच्चे से फीडबैक लेंगे, पृष्ठ पोषण लेंगे, फिर से बच्चे की लर्निंग गैप्स के बारे में पता लगाएंगे और फिर से रीटीचिंग करेंगे। ये प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, सतत चलता रहता है। तो इवैल्यूएशन है वो एक टाइम का कोई प्रोसेस नहीं होता है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये CCE में कहा गया है। CCE में व्यापक की बात हुई थी, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में जो हमारे दोनों एरिया हैं, चाहे वो हमारा एकेडमिक्स हो जिसको हम स्कोलेस्टिक एरिया बोलते हैं, और चाहे हमारा नॉन एकेडमिक्स हो जिसको हम को स्कोलेस्टिक बोलते हैं, दोनों एरिया का इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि हमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एकेडमिक्स ही बेहतर नहीं करना है, ये हम जानते हैं कि हर तरह का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। हर तरह का डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड होता है। इसीलिए हमें बच्चे के हर तरह की डेवलपमेंट की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं करनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि को स्कोलेस्टिक एरिया है उसमें क्या क्या आएंगे, तो उसमें स्पोर्ट्स आ सकता है, ड्राइंग आ सकता है, पेंटिंग आ सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट आ सकता है, सिंगिंग आ सकता है, डांसिंग आ सकता है। जो भी एकेडमिक्स से हटके जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी को स्कोलेस्टिक एरिया में आते हैं, और स्कोलेस्टिक एरिया में जो हमारे एकेडमिक्स से रिलेटेड हैं वो सारे हमारे स्कोलेस्टिक एरिया में आते हैं। ये था आपका CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट, जो किसने दिया था, CBSE ने दिया था 2009 में। होपफुली आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।